Hi students, this is the second chapter of economics, People as Resource. The chapter People as Resource is explain population as an asset for the economy rather than a liability. अगर आबादी एक देश का ज़्यादा हो तो वो जरूरी नहीं है वो एक लाइबिलिटी बन जाए, बोझ बन जाएगा, लेकिन वो ये इकोनॉमी के लिए बूस्टर का काम भी कर सकता है. Population becomes human capital when there is investment made in the form of education, training and medical care. तो पॉपुलेशन ह्यूमन कैपिटल तब बनता है जब हम उसके ऊपर इन्वेस्ट करें. इन्वेस्ट कैसे करता है? उसको एजुकेशन देगी, उसको अच्छा ट्रेनिंग प्रोवाइड करके और उसको मेडिकल केयर सही समय पे प्रोवाइड करके. इनफैक्ट ह्यूमन कैपिटल इज द स्टॉक ऑफ स्किल, productive knowledge embodied in them. ह्यूमन कैपिटल एक स्टॉक है जिसमें स्किल होता है और प्रोडक्टिव नॉलेज होता है. प्रोडक्टिव नॉलेज मीन्स कोई भी चीज को प्रोडक्टिव बनाने का एबिलिटी उसमें होता है. पीपल एज रिसोर्स is a way of referring to a country's working people in terms of their existing productivity, skills and ability. People as resource ये कंट्री का पीपल को उसकी प्रोडक्टिविटी स्किल के अनुसार, उसकी एबिलिटी के अनुसार हम दिखाने के लिए हम कहते हैं पीपल आर लुकिंग एट द पॉपुलेशन फ्रॉम दिस प्रोडक्टिव एस्पेक्ट एम्फसाइजेस इट्स एबिलिटी टू कंट्रीब्यूट टू द क्रिएशन ऑफ द नेशनल ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट. तो पॉपुलेशन को हम प्रोडक्टिव एस्पेक्ट से देखा तो हम ये देखता है वो अपना देश का जीडीपी के लिए दैट इज ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट के लिए कंट्रीब्यूट कर सकता है. लाइक अदर रिसोर्सेस पॉपुलेशन इज ए रिसोर्स. बाकी रिसोर्सेस की जैसे पॉपुलेशन भी एक रिसोर्सेस है, ए ह्यूमन रिसोर्स, उसको हम ह्यूमन रिसोर्स कहता है. दिस पॉजिटिव साइड ऑफ ए लार्ज पॉपुलेशन दैट इज ऑफन ओवरलुक्ड व्हेन वी लुक ओनली एट द नेगेटिव साइड्स. ये एक पॉजिटिव साइड है. जब हमेशा हम उसका नेगेटिव साइड्स देखता है हम सोचता है ये बोझ है देश के लिए, लेकिन ये एक पॉजिटिव साइड है. वो सबको अच्छे ट्रेनिंग, प्रॉपर हेल्थ केयर ये सब प्रोवाइड किया तो अच्छा रिटर्न वो दे सकता है देश के लिए, जीडीपी के लिए. जब हम ह्यूमन रिसोर्सेस को डेवलप करता है, ज़्यादा ही एजुकेटेड होता है, ज़्यादा वो ह्यूमन, इस प्रोसेस को हम कहता है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. सो इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल, हम ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्ट करेगा प्रोवाइडिंग एजुकेशन, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करके, मेडिकल केयर प्रोवाइड करके. तो इससे क्या होता है उसमें जो पैसे हम लगा रहे हैं उससे अच्छा रिटर्न आपको बाद में मिलेगा. कैसे? जब ये लोग बाहर जाके अच्छा कमाने का क्षमता रखेगा तब हायर प्रोडक्टिविटी उसमें से निकलेगा. So not only do the more educated and the healthier people gain through higher incomes, society also gains in other indirect ways because of the advantages of more educated or healthier population spreads to those who themselves are not directly educated or healthcare. तो पढ़े लिखे लोग जब बाहर आता है वो समाज में जाके अच्छे नौकरी हासिल करता है, उस नौकरी से उसको ज़्यादा कमाता है. उसका फायदा जो लोग एजुकेशन या उस तरीके का ट्रेनिंग हासिल नहीं कर पाया उनको भी फायदा मिलेगा. जब उनका मनी होता है वो डायरेक्टली वो स्पेंड करेगा, स्पेंड करते वक्त उस पैसे इन लोगों तक भी पहुंच सकता है. ह्यूमन रिसोर्स कैन मेक यूज ऑफ लैंड एंड कैपिटल. लैंड कैपिटल कैन नॉट बी यूजफुल ऑन इट्स ओन. ह्यूमन कैपिटल क्या होता है? दूसरे रिसोर्सेस के मुकाबले में बेटर है, क्योंकि क्या होता है ह्यूमन रिसोर्सेस लैंड कैपिटल को इस्तेमाल करेगा. कैपिटल होता है पूंजी, उसको सही तरीके से इस्तेमाल कर सकता है. अगर ह्यूमन नहीं हो तो ये लैंड फॉर्म है या कैपिटल है, इसका कोई उपयोग ही नहीं है. जब ह्यूमन को उपयोग होता है तब जाके इसको यूजफुल बन जाता है ये resources. For many decades in India, a large population has been considered
a liability rather than an asset. But a large population need not be a burden for the economy. It can be turned to productive assets by investment in human capital. तो बहुत साल तक हमने मान रहे थे हमारा आबादी बहुत ज़्यादा है, ये देश के लिए बोझ है, लेकिन ऐसा बोझ होना जरूरी नहीं है। अगर हम उसको सही तरीके से इस्तेमाल किया, उसके ह्यूमन कैपिटल के ऊपर हम इन्वेस्ट किया, जैसे उसका एजुकेशन, हेल्थ केयर सब में हम प्रोवाइड किया, तो वो अच्छा रिसोर्स बन के निकलेगा। सो investment in human resource, education and medical care can give high rates of return in future. अगर हम ह्यूमन रिसोर्सेस में इन्वेस्ट किया, एजुकेट कर दिया, उसको प्रॉपर मेडिकल केयर दिया, तो बाद में उससे अच्छा रिटर्न मिलेगा। दिस इन्वेस्टमेंट ऑन पीपल is the same as investment in land and capital. लोगों के ऊपर इन्वेस्ट करना है भी उतना इम्पोर्टेंट है जितना हम कोई जमीन के ऊपर या कैपिटल के ऊपर इन्वेस्ट करता है, उतना ही इम्पोर्टेंट है। A child too with investment made on her education and health can yield a high return in future in the form of higher earning and greater contribution to society. एक बच्चे को अच्छा हेल्थ केयर प्रोवाइड किया, उसको अच्छा एजुकेशन प्रोवाइड किया, तो क्या होगा, वो आगे जाके उसका अर्निंग ज़्यादा होगा, क्योंकि अच्छे स्किल्ड और एजुकेटेड लोगों को ज़्यादा पैसे कमाने का क्षमता रखता है, और वो उसके बदले में वो समाज के लिए भी उसका एक कंट्रीब्यूशन मिलेगा। एजुकेटेड पेरेंट्स आर फाउंड टू इन्वेस्ट मोर हेविली ऑन एजुकेशन ऑफ देयर चाइल्ड। तो पढ़े लिखे पेरेंट्स अपने बच्चों को पढ़ाने का ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है। दिस इज बिकॉज दे हैव रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन फॉर देमसेल्फ, क्योंकि वो खुद एजुकेशन का इम्पोर्टेंस समझ चुका है। दे आर आल्सो कॉन्शियस ऑफ प्रॉपर न्यूट्रिशन एंड हाइजीन। इसके अलावा वो ये बात भी जानता है बच्चों को अच्छा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना है और उसको हाइजीन अच्छा होना चाहिए। हाइजीन मीन्स साफ सफाई, इस तरीके का चीज होना चाहिए। They accordingly look after their children's needs for education at school and good health. इसलिए वो अपने बच्चों को इस तरीके का चीज़ों में, पढ़ाई लिखाई में, हेल्थ में, इसमें उसको ज़्यादा ध्यान। ये virtuous cycle is thus created in this case. इस तरीके का एक अच्छा साइकिल जनरेट होता है। वो माता पिता अपने बच्चों को पढ़ाए, वो बच्चे आगे जाके उनके बच्चों को पढ़ाएगा। इस तरीके के एक अच्छे virtuous साइकिल जन्म लेता है। In contrast, a vicious cycle may be created by disadvantaged parents. अगर इसके बदले एक डिसएडवांटेज पेरेंट हो, वो अनएजुकेटेड है, हाइजीन में ध्यान नहीं देता है, तो उनकी बच्चों को भी उस तरीके से वो पालेगा, तब एक विशियस साइकिल जनरेट होता है। वो आगे जाके उस तरीके का उनकी बच्चों को भी वैसे ही पालेगा। इस तरीके का एक विशियस साइकिल जनरेट होता है। कंट्रीज लाइक जापान हैव इन्वेस्टेड in human resources, they did not have any natural resources. आप देखो जापान है, जापान एक छोटी सी देश है, उनके पास नेचुरल रिसोर्सेस नहीं है, और बार बार प्राकृतिक आपदाएं होता है उधर। इसके बावजूद दुनिया का सबसे डेवलप कंट्री में से ये एक है। उसका कारण क्या है, वो अमीर देश इसलिए बना क्योंकि उन्होंने अपने लोगों के ऊपर इन्वेस्ट किया, लोगों को अच्छे एजुकेशन प्रोवाइड किया, हेल्थ केयर प्रोवाइड किया, और उसकी वजह से उन लोगों ने उनकी विदेशों से रॉ मटेरियल वगैरह लेके आके उसको प्रोसेस करके प्रोडक्ट्स बना के दूसरे देशों को बेच के वो अमीर बन गया, क्योंकि उनकी ह्यूमन रिसोर्सेस तरीके से वो डेवलप करा। Education helps individual to make better use of economic opportunities available before them. तो पढ़े लिखे लोगों तो क्या होता है, उनके सामने जो अपॉर्चुनिटीज है उसको पहचानना उसको आसान होता है। एजुकेशन एंड स्किल्स आर द मेजर डिटरमिनेंट्स ऑफ द अर्निंग ऑफ एनी इंडिविजुअल्स इन द मार्केट। तो पढ़ाई लिखाई और उसकी स्किल, ये होता है एक व्यक्ति को मार्केट में उसकी एबिलिटी, कमाने की एबिलिटी को तय करता है। मेजॉरिटी ऑफ वुमेन हैव मीगर एजुकेशन
and low skill formation. Women are paid low compared to men. तो ज़्यादातर औरतों को उस तरीके का एजुकेशन नहीं मिलता है जितना मेन को मिलता है, और उसकी स्किल डेवलपमेंट भी उतनी होता है, इसीलिए वुमेन्स को मेन की कंपैरिजन में सैलरीज कम मिलता है. मोस्ट वुमेन वर्क वेयर जॉब सिक्योरिटी इज नॉट देयर. ज़्यादातर वुमेन उस तरीके का जगह करता है जहाँ कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है, कभी भी उसको नौकरी से निकाल सकता है. वेरियस एक्टिविटीज रिलेटिंग टू लीगल प्रोटेक्शन इज मीगर. तो इस तरीके का जॉब सिक्योरिटी जहां नहीं होता है उधर उनको कोई लीगल प्रोटेक्शन नहीं मिलता है. लीगल प्रोटेक्शन मीन्स कानूनी सहायता उनको नहीं मिलता है. अगर फॉर एग्जाम्पल कोई घर पे काम करने के लिए जाता है तो उसमें से घर वाला कहता है कल से मत आना, तो वो लीगली उसको कुछ नहीं कर सकता है. एम्प्लॉयमेंट इन दिस सेक्टर इज कैरेक्टराइज्ड बाय इरेगुलर एंड लो इनकम. इस सेक्टर में क्या होता है, काम बहुत इरेगुलर होता है और इनकम बहुत कम होता है. इन दिस सेक्टर देयर इज एन एब्सेंस ऑफ बेसिक फैसिलिटीज लाइक मैटरनिटी लीव, चाइल्ड केयर एंड अदर सोशल सिक्योरिटी सिस्टम. इधर भी कोई उस तरीके का सुविधा नहीं मिलता है. मैटरनिटी लीव, जो जब बच्चे पैदा हो रहे हैं उसके लिए छुट्टी वगैरह नहीं मिलता है, कोई काम घर पे काम करने वालों को थोड़ी देता है. चाइल्ड के लिए कोई सुविधा नहीं होता है, सोशल सिक्योरिटी बिल्कुल नहीं होता है. हाउएवर वुमेन विथ हाई एजुकेशन एंड स्किल फॉर्मेशन आर पेड एट पार विथ मेन. लेकिन पढ़े लिखे वुमेन हो जिसमें अच्छे स्किल हो उसको आदमियों की बराबर में पैसा मिलता है, कमाता है वो. अमॉन्ग द ऑर्गेनाइज सेक्टर टीचिंग एंड मेडिसिन अट्रैक्ट देम मोस्ट. तो अगर हम ऑर्गेनाइज सेक्टर देखा तो उस सेक्टर में टीचिंग और मेडिकल फील्ड में औरतें काम करता है. सम वुमेन्स हैव एंटर्ड एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अदर सर्विसेज इंक्लूडिंग जॉब्स. तो कुछ औरतें एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्टर्स में भी है, जैसे आईएएस वगैरह भी है. ठीक है, तो उसमें क्या होता है, दैट नीड हाई लेवल ऑफ साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल कंपिटेंस. तो इसके लिए साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल कंपिटेंस होना चाहिए, तब जाके उधर नौकरी मिलेगा. कोई साइंटिस्ट बनना हो तो उसको साइंस की फील्ड में आगे पढ़े हुए होना चाहिए. द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन. द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड्स अपॉन द लिटरेसी रेट, health of a person indicated by life expectancy and skill formation acquired by people of the country. तो population का quality को हम क्या करता है, quality क्या होता है, quality डिपेंड करता है उधर का पढ़े लिखे लोगों की संख्या के अनुसार, उधर का people का लाइफ एक्सपेक्टेंसी. इसको हेल्थ केयर अच्छा हो तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज्यादा होगा. और स्किल होता है कि स्पेशलाइज करना, कोई भी फील्ड में स्पेशलाइज करना, कोई डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, ये सब स्किल डेवलप्ड है. द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन अल्टीमेटली डिसाइड्स द ग्रोथ ऑफ द कंट्री. तो पॉपुलेशन का क्वालिटी अच्छा हो, तो अगर अच्छे लिखे हो, अच्छे हेल्दी हो, अच्छे स्किल डेवलप्ड हो, उस कंट्री बहुत तेजी से ग्रो करेगा. लिटरेट एंड हेल्दी पॉपुलेशन आर एन एसेट. देश के लिए एक एसेट है पढ़े लिखे और हेल्दी पॉपुलेशन. एजुकेशन कॉन्ट्रीब्यूट्स टुवर्ड्स द ग्रोथ ऑफ सोसाइटी आल्सो. तो एजुकेशन से समाज की विकास के लिए भी मदद करता है. इट एनहांसेस द नेशनल इनकम. वो देश की इनकम को इंक्रीज करता है, कर को रिच बनाता है, और एफिशिएंट गवर्नेंस होता है. अच्छी तरीके से गवर्नेंस करने के लिए मदद मिलता है, शासन करने के लिए मदद मिलता है. देयर इज अ प्रोविजन मेड फॉर प्रोवाइडिंग यूनिवर्सल एक्सेस, रिटेंशन एंड क्वालिटी इन एलिमेंट्री एजुकेशन विथ स्पेशल एम्फेसाइज ऑन गर्ल्स. तो इसीलिए सरकार ने एक सब लोगों के लिए पढ़ने का और उसको स्कूल में रहने का सुविधा प्रोवाइड करने के लिए आप लड़कियों को पढ़ाई के लिए बढ़ावा देने वाला एक पॉलिसी अपना रखा है सरकार. देयर इज आल्सो एन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ए पे सेटिंग ऑफ स्कूल्स लाइक नवोदय विद्यालय इन ईच डिस्ट्रिक्ट. इसके अलावा इसकी अच्छे किस्म का एजुकेशन लोगों को प्रोवाइड करने के लिए, बच्चों को प्रोवाइड करने के लिए हर डिस्ट्रिक्ट में एक नवोदय विद्यालय वगैरह खोल रखा है सरकार. Vocational streams have been developed to equip large number of high school students with occupations related to knowledge and skill. इसके अलावा vocational streams शुरू कर दिया. Vocational means जो एक काम सीखने का, कोई भी एक स्किल सीखने का एक मौका देता है, जैसे ITI वगैरह होता है.
पॉलिटेक्निक्स होता है, जो हाई स्कूल से पढ़ने वाले बच्चों को उसमें जाके दाखिला लेके उसको उसका स्किल डेवलप कर सकता है ताकि वो बाहर निकल के काम हासिल कर सकता है। The planned outlay on education has increased from 151 crores in the first plan to 3,766.90 crores in the 11th plan. तो पहले एजुकेशन में हमारा देश में सिर्फ 151 करोड़ पूरे देश के लिए एक साल का खर्च होते थे। अभी हमने 11th प्लान में वो इंक्रीज करके 3,766.90 करोड़ कर दिया एक साल के एक्सपेंडिचर। द एक्सपेंडिचर ऑन द एजुकेशन एज परसेंटेज एज द जीडीपी रोज फ्रॉम 0.64% in 1951-52 to 3% in 2015-16। तो पहले 1951 वगैरह में हम सिर्फ 1% भी खर्च नहीं करते थे। 0.64 पूरे देश का आमदनी का सिर्फ 0.64% ही खर्च करते थे, लेकिन आज हम उसका 3% खर्च कर रहे हैं हमारा जीडीपी का, एंड हैज रिमेन्ड स्टैग्नेंट अराउंड 3% फ्रॉम पास्ट फ्यू ईयर्स। पिछले कुछ सालों से 3% हम खर्च कर रहे हैं। लिटरेरी रेट्स हैव इंक्रीज फ्रॉम 18 इन 1951 टू 74 इन 2010-11। तो 18% था 1951 में, जब आज़ादी के बाद के समय पे 12 पढ़े लिखे लोगों की संख्या 100 में सिर्फ 18 था, लेकिन अभी 2010-11 के समय पे यह 74% हो गया। Literacy is not only a right, it is also needed if the citizens are to perform their duties and enjoy their rights properly. लिटरेसी एक अधिकार ही नहीं है, ये बहुत जरूरी है एक नागरिक को अपने ड्यूटीज निभाने के लिए, अपने अधिकारों को प्रॉपरली एंजॉय करने के लिए। However, a vast difference is noticed across different sections of population. लेकिन ये सारे समाज की सारे के लोग बराबर में एजुकेशन नहीं हासिल कर रहे हैं। लिटरेसी अमॉन्ग मेल इज नियरली 16.6% हायर देन फीमेल। भारत के पूरे आबादी के हिसाब से देखा तो आदमियों की एजुकेशन करने वाला संख्या से करीब 17% के आसपास कम है वुमेन्स की एजुकेशन, और it is about 16.1% higher in urban areas as compared to rural areas. ग्रामीण इलाके के मुकाबले में 16% ज्यादा है शहरी इलाके में। In 2011, literacy rate varied from 94% in Kerala to 62% in बिहार। भारत में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग रहता है केरल में, उधर 94% लोग पढ़े लिखे हैं, और सबसे कम बिहार में है, उधर का सिर्फ 62% लोग ही लिटरेट है। प्राइमरी स्कूल सिस्टम हैज एक्सपैंडेड टू ओवर 8.58 लाख 2013-14। तो प्राइमरी सिस्टम भी एक्सपैंड हो गया, प्राइमरी स्कूल्स वगैरह एक्सपैंड हो गया। अभी 8.58 लाख प्राइमरी स्कूल से 2013-14 तक। अनफॉर्चुनेटली दिस ह्यूज एक्सपेंशन ऑफ स्कूल्स हैव बीन diluted by poor quality of schooling and high dropout rate. इतना ज़्यादा स्कूल्स होने के बावजूद स्कूल में पढ़ाई लिखाई उतना अच्छे क्वालिटी का नहीं मिल रहा है। इसकी वजह से बाकी बच्चे भी अपने स्कूलिंग कंप्लीट नहीं कर पाता है। सर्व शिक्षा अभियान is a significant steps towards providing elementary education to all children in the age group of 6 to 14 by 2010। सरकार ने एक प्रोग्राम शुरू कर दिया, सर्व शिक्षा अभियान। ये इसका मकसद था सारे बच्चे 6 से 14 साल की बीच के सारे बच्चों को 2010 तक सबको एजुकेशन प्रोवाइड करना था इसका मकसद। इट्स ए टाइम बाउंड इनिशिएटिव ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। केंद्र सरकार का पॉलिसी था ये, इन पार्टनरशिप विद स्टेट्स। तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलके द लोकल गवर्नमेंट एंड द कम्युनिटी फॉर अचीविंग द गोल ऑफ द यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। केंद्र सरकार ने, राज्य सरकार है, लोकल गवर्नमेंट है, कम्युनिटी है, इनके साथ मिलके सबको एजुकेट करना, एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड करने का मकसद से शुरू किया हुआ प्रोग्राम है। Along with it, bridge courses and back to school camps have been initiated to increase the enrollment in elementary education.
इसके साथ साथ एक ब्रिज कोर्स मीन्स बीच में कोई छूट गया तो उससे आगे जाके प्राइवेटली पढ़ के आगे बढ़ने का कोर्सेस है। तो ब्रिज कोर्स, बैक टू स्कूल कैंपेन भी सरकार ने शुरू कर दिया। मिड डे मील स्कीम हैज बीन इम्प्लीमेंट टू एनकरेज अटेंडेंस एंड रिटेंशन ऑफ चिल्ड्रन एंड इम्प्रूव देयर न्यूट्रिशनल स्टेटस। इसके अलावा मिड डे मील सरकार के एक दूसरा तरीका है ताकि बच्चे स्कूल में आए तो उसको मिड डे मील प्रोग्राम शुरू कर दिया ताकि बच्चे स्कूल में रहे और ताकि उसको न्यूट्रिशनल फूड मिले। दिस पॉलिसीज कुड ऐड टू द लिटरेट पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। यह पॉलिसी की वजह से भी हमारा लिटरेट पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाएगा। द 12th प्लान एंडाउड to raise the country's gross enrollment ratio in higher education in the age group of 18 to 23 to 25.2% by 2017 and 18। तो 12th प्लान में हमारा ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो हायर एजुकेशन में, हायर एजुकेशन होता है 18 से 23 इसके बीच का, वो 25.2% करने का है 2017 और 18 तक। ये हम 25% करना है एंड टू रीच आउट टू 30% इन 2021। 2020-21 तक इसका संख्या 30% करना है सरकार का लक्ष्य। ये 12वीं प्लान के अनुसार 12th प्लान ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो को इंक्रीज करने का प्रोग्राम है, विच वुड बी ब्रॉडली इन लाइन विद द वर्ल्ड एवरेज। ये दुनिया के एवरेज के बराबर हो जाएगा। तब तक 30% तक होते वक्त दुनिया के एवरेज की बराबर हो जाएगा। द स्ट्रैटेजी फोकस ऑन इंक्रीजिंग एक्सेस, क्वालिटी, adoption of state specific curriculum modification, vocationalization and networking on the use of information technology। तो इसमें स्ट्रैटेजी हम क्या यूज कर रहे हैं? सब लोगों को अपने घर के आसपास में स्कूल्स हो और अच्छे क्वालिटी का हो और हर स्टेट के अनुसार उसकी कल्चर के अनुसार का एजुकेशन प्रोवाइड करें। इसके वोकेशनलाइजेशन प्रोवाइड करें, दैट मीन्स उसको एजुकेशन के साथ साथ कुछ काम भी सिखाए ताकि आगे जाके वो कुछ कर सकता है। और इसमें नेटवर्किंग और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का भी सहयोग ले। द प्लान ऑल्सो फोकस ऑन डिस्टेंट एजुकेशन। इसके अलावा डिस्टेंट एजुकेशन भी है इसका इस प्लान में। तो कन्वर्जेंस ऑफ फॉर्मल, नॉन फॉर्मल, डिस्टेंस एंड आईटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। तो इससे क्या होता है? डिस्टेंस एजुकेशन का मतलब होता है आप घर पे बैठ के पढ़ाई करने का मौका मिले। ठीक है, तो आप रजिस्टर करके आपकी घर पे बैठ के आप खुद पढ़ाई करके एग्जाम दे के आप एक डिग्री हासिल करें। ओवर द पास्ट 50 years there has been a significant growth in the number of universities and institution of higher learning in specialized area। पिछले 50 साल में हमारे देश में बहुत सारे यूनिवर्सिटीज डेवलप हुआ, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन हायर लर्निंग का बहुत सारे इंस्टीट्यूशन खुल गया। लेट्स रीड the table to see the increase in number of college, universities, enrollment of students and recruitment of teachers from 1951 to 2016। तो हम देखते हैं 1950 से 2016 में 16 तक क्या क्या बदलाव आया। तो 1950 में 750 कॉलेजेस था पूरे भारत में, 30 यूनिवर्सिटीज था और उसमें 2,63,000 स्टूडेंट्स था और 24,000 टीचर्स था। और 2015 और 16 में देखा तो 41,435 कॉलेजेस है, 753 यूनिवर्सिटीज है और 2 crore 84,741 स्टूडेंट्स है, 14,38,000 टीचर्स है। ठीक है। हेल्थ, द फर्म maximize profit। Do you think any firm would be induced to employ people who might not work efficiently, healthy workers because of ill health?
आपको लगता है कि अब कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंस्टीट्यूशन प्रॉफिट में चल सकता है अगर उसकी वर्कर्स हेल्दी नहीं हो, तो ढंग से काम नहीं कर सकता तो हेल्थ ऑफ ए पर्सन हेल्प्स हिम टू रियलाइज हिज और हर पोटेंशियल एंड द एबिलिटी टू फाइट इलनेस। हेल्थ क्या होता है? हेल्थ एक व्यक्ति को अपने पोटेंशियल के अनुसार, अपने क्षमता के अनुसार काम करने के लिए मदद करता है और बीमारियों से लड़ने का क्षमता रखता है। वैसे व्यक्ति को हम हेल्दी व्यक्ति कहते हैं। He or she will not be able to maximize his or her output to overall growth of the organization। अगर हेल्दी नहीं हो तो अपना मैक्सिमम वो प्रोवाइड नहीं दे सकता, पूरे ताकत वो इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। Indeed, health is an indispensable basis for realizing one's well-being। तो इसलिए हेल्थ एक व्यक्ति का वेल-बीइंग का सबसे जरूरी चीज है। Henceforth, improvement in health status of the population has been द प्रायोरिटी ऑफ द कंट्री। इसलिए हमारा देश का भी सबसे इम्पोर्टेंट प्रायोरिटी में हेल्थ भी आ गया। और नेशनल पॉलिसी टू एम्स एट इम्प्रूविंग द एक्सेसिबिलिटी ऑफ हेल्थ केयर, फैमिली वेलफेयर एंड न्यूट्रिशनल सर्विस विद अ स्पेशल फोकस ऑन अंडर प्रिविलेज सेगमेंट्स ऑफ द पॉपुलेशन। तो हमारा देश का पॉलिसी में क्या होता है? सब लोगों को हेल्थ केयर मिले और फैमिली वेलफेयर हो, सबको न्यूट्रिशनल सर्विस मिले और आमतौर पे गरीब लोगों को इसका सुविधा मिले। इसके लिए सरकारी हॉस्पिटल्स खोल रखा है, पीडीएफ सिस्टम्स, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूट सिस्टम पीडीएस सिस्टम शुरू कर रखा है। ओवर द लास्ट 5 decades, India has built a vast health infrastructure and has also developed the manpower required at primary, secondary, tertiary sector in the गवर्नमेंट एज वेल एज इन द प्राइवेट सेक्टर। पिछले 50 साल इंडिया ने हमारा हेल्थ केयर स्ट्रक्चर को अच्छी तरीके से डेवलप किया है और ये बहुत ही जरूरी है हमारा प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिशरी सेक्टर को डेवलप करने के लिए। तो इसके लिए प्राइवेट सेक्टर में भी और पब्लिक सेक्टर में भी प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर में भी इस इंस्टीट्यूशन को हमने काफी बढ़ा दिया है। There are many places in India which do not have even basic facilities। तो लेकिन आज हमारे देश में बहुत सारे इलाके हैं जहाँ कोई बेसिक फैसिलिटीज ही नहीं है। There are only 381 medical colleges in the country and 301 dental colleges। पूरे देश में 381 मेडिकल कॉलेजेस ही है और डेंटल कॉलेजेस देखा तो 301 है। और इसका सबसे अच्छी बात यह है, ये सिर्फ 4 स्टेट्स में, जस्ट 4 states like आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तमिलनाडु हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलेजेस। मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलेजेस इन स्टेट्स में है, बाकी काफी जगह पे बिल्कुल ही नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट इज सेड टू एग्जिस्ट व्हेन पीपल आर who are willing to work at the going wage cannot find jobs। तो अनएम्प्लॉयमेंट उसको कहता है मौजूद रेट में काम करने के लिए लोग तैयार है लेकिन उसको काम नहीं मिल रहे, तब उसको हम अनएम्प्लॉयड कहते हैं। सो इन केस इंडिया वी हैव अनएम्प्लॉयमेंट इन रूरल एंड अर्बन एरिया। इंडिया में देखा तो इंडिया के ग्रामीण इलाके में, शहरी इलाके में सब जगह पे अनएम्प्लॉयमेंट है। However, the nature of unemployment differ in rural and urban areas। अर्बन और रूरल एरिया में अनएम्प्लॉयमेंट का नेचर में कुछ अंतर है। इन केस ऑफ रूरल एरिया देयर इज सीजनल एंड डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। तो अगर ग्रामीण इलाके देखा तो उधर सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट है और डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है। अर्बन एरियाज हैव मोस्टली एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड। शहरी इलाके में पढ़े लिखे लोगों को जॉब नहीं है, वो है एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट है। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट हैपेंस व्हेन पीपल आर नॉट एबल टू फाइंड जॉब्स ड्यूरिंग सम मंथ्स ऑफ द ईयर। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट उसको कहता है जब कुछ सीजन में लोगों को काम नहीं मिलता है, कुछ महीनों में, एक साल के कुछ महीनों में काम नहीं होता। पीपल डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर यूजुअली फेस सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम। एग्रीकल्चर का जो काम करने वाले लोगों को ये प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। There are certain busy seasons when sowing, harvesting, weeding and threshing is done। जब हार्वेस्टिंग का सीजन है, सोइंग का सीजन है, वीडिंग का सीजन है, थ्रेशिंग का सीजन है, इस समय पे काम मिलता है।
सर्टन मंथ्स डू नॉट प्रोवाइड मच वर्क टू द पीपल डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर। लेकिन बाकी जो समय होता है उस समय पे इन लोगों को काम नहीं होता है, तब उसको कमाई भी नहीं होता। इन केस ऑफ डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, तो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? पीपल अपीयर टू बी एम्प्लॉयड, लगता है लोग काम कर रहे हैं। दे हैव एग्रीकल्चर प्लॉट वेयर दे फाइंड वर्क, एग्रीकल्चर प्लॉट होता है, उधर वो काम करता है। दिस यूजुअली हैपेंस अमॉन्ग फैमिली मेंबर्स एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर एक्टिविटी। ये भी एग्रीकल्चर एक्टिविटी करने वाले लोगों में होता है। फॉर एग्जाम्पल एक फैमिली है, उसका फैमिली मेंबर्स ज़्यादा है लेकिन उसके खेत छोटा है, तो उसमें मान लो उसमें 10 जने हैं उस फैमिली में, और उसमें 3 जनों से वो काम होता है, लेकिन उनको दूसरा कोई काम नहीं होता, ये 10 जने साथ मिलके उधर काम करेगा। तब क्या होगा? उसमें 3 जनों का काम है लेकिन 10 जने कर रहे, 7 जने डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड है। केस ऑफ अर्बन एरियाज, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट हैज बिकम ए कॉमन फिनोमिनन। Many youth with matriculation, graduation, post graduation degrees are not able to find jobs। बहुत सारे लोग 10वीं पास है, ग्रेजुएशन भी लिए हुए लोग हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन लिए हुए लोग हैं, इन सबको नौकरी नहीं मिलता है। ये स्टडी शोड दैट अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट हैज इंक्रीज फास्टर देन अमॉन्ग मैट्रिकुलेट्स। तो एक भारत में एक स्टडी किया तो 10 पास वालों को फिर भी नौकरी मिलता है, लेकिन ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट लोगों को नौकरी नहीं मिल रहे। The paradoxical manpower situation is witnessed as surplus of manpower in certain categories coexist with shortage of manpower in others। लेकिन इसका सबसे अजीब बात है, कुछ जगह पे मैन पावर खूब है लेकिन नौकरी कम है, कुछ जगह पे नौकरी है लेकिन उसके लिए मैन पावर नहीं है। There is unemployment among technically qualified person on one hand, while there is dearth of technical skill required for economic growth। एक जगह पे टेक्निकली क्वालिफाइड लोगों का अनएम्प्लॉयमेंट है, कुछ जगह पे टेक्निकल स्किल वाला लोग कम है। अनएम्प्लॉयमेंट लीड्स टू वेस्टेज ऑफ मैन पावर रिसोर्सेस। अनएम्प्लॉयमेंट से क्या सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है? वो उनका हुनर या क्षमता को हम यूज नहीं कर पा रहे, वो वेस्ट हो रहे। People who are asset for the economy turn into a liability। देश के लिए asset बनने वाला लोग देश के लिए बोझ बनता जा रहा है। There is a feeling of hopelessness and despair among youth। यूथों में क्या होता है? उम्मीद ना उम्मीद उसमें जग जाता है। People do not have enough money to support their family। लोगों के पास पर्याप्त मनी नहीं होता है अपने फैमिली को सपोर्ट करने के लिए। Inability of educated people who are willing to work to find gainful employment implies a social waste। तो जब एजुकेटेड लोगों को काम नहीं मिलता है और वो सामाजिक वेस्ट बन जाता है, बिकॉज दे हैव बिकम ए लाइबिलिटी। अनएम्प्लॉयमेंट टेंड्स टू इंक्रीज इकोनॉमिक ओवरलोड। अनएम्प्लॉयमेंट से क्या होता है? आर्थिक ओवरलोड होता है। द डिपेंडेंस ऑफ अनएम्प्लॉयड ऑन द वर्किंग पॉपुलेशन इंक्रीजेस। तो जब काम नहीं होता है, जो 1-2 जने घर पे काम कर रहा है, तो उसके ऊपर उनका भी देखभाल करने का जिम्मेदारी आ जाता है, तो उनका वर्कलोड बढ़ जाता है। द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल एज वेल एज सोसाइटी इज एडवर्सली अफेक्टेड। जब कम होता है उसकी जिंदगी का क्वालिटी भी कम होगा, उस तरीके का खाना या रहना संभव नहीं होता जब व्हेन देयर इनकम इज लेस। When a family has to live on a bare subsistence level, there is a general decline in health। तो सिर्फ subsistence level में रह जाता है, सिर्फ खाने पीने का ही प्रोवाइड कर पाते हैं, तब उनका क्या होता है? पर्याप्त न्यूट्रिशन लोगों को नहीं होता है, उससे उसका हेल्थ स्टेटस नीचे गिर जाता है, और कई लोग एजुकेशन प्रोवाइड भी नहीं कर पाएगा अपने बच्चों को क्योंकि उनकी इनकम कम है। Hence, unemployment has detrimental impact on the overall growth of an economy। एक देश का इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए बुरा असर पड़ता है अनएम्प्लॉयमेंट। Increase in unemployment is an indicator of a depressed economy। एक दबे हुए नीचे दबे हुए इकोनॉमी का निशानी है अनएम्प्लॉयमेंट। It also wastes the resources। रिसोर्सेस को वेस्ट भी करता है क्योंकि ये बच्चे पढ़े लिखे हो, उसमें बहुत सारे एबिलिटी होगा लेकिन उसको मौका नहीं मिल रहा है, तो वो रिसोर्स वेस्ट हो रहे हैं। इन केस ऑफ इंडिया, स्टैटिस्टिकली द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज लो।
तो आप स्टैटिस्टिकली आप उसकी गिनती वगैरह ले लिया तो अनएम्प्लॉयमेंट कम है। A large number of people are represented with low income and productivity are counted as employed। जो बहुत सारे लोग जिनका इनकम बहुत कम है और उसको भी हमें एम्प्लॉयड में गिन चुका है। They appear to work throughout the year, but in terms of their potential and income, it is not adequate। वो पूरे साल भर तो काम कर रहे हैं, लेकिन उसकी क्षमता के अनुसार उसको पैसा नहीं मिल रहा है और उस पैसे से उसका जिंदगी अच्छी सी नहीं चल पा रहा है। The work that they are pursuing seems forced upon them। जो काम वो कर रहे हैं वो जबरदस्ती वो कर रहे हैं क्योंकि उसके पास दूसरा चारा नहीं है। उस तरीके का काम वो कर रहे हैं क्योंकि उसकी जो क्वालिटी या क्वालिफिकेशन के अनुसार के काम नहीं रहे, वो जो मिल रहे उसको वो स्वीकार कर लिया। They may therefore want other work of their choice। वो चाहता है उनकी चॉइस का वर्क उसको मिले, लेकिन उसको वो नहीं मिल रहे। Moreover, the employment structure is characterized by self-employment in the primary sector। तो अगर इसके अलावा हम जो प्राइमरी सेक्टर का देखा तो उसमें एक तरीके का सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है। दैट मीन्स पूरे फैमिली फील्ड का काम है, तो खेती बाड़ी करता है, प्राइमरी एक्टिविटी है, वो सारे लोग पूरे लोग उस काम में जुट जाते हैं और उसमें बहुत सारे डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट हो जाता है क्योंकि उसमें अगर जरूरत से ज़्यादा लोग खेत में काम कर रहा है तो वो डिस्कस्ड अनएम्प्लॉयमेंट होता है। एग्रीकल्चर इज द मोस्ट लेबर अब्जॉर्बिंग सेक्टर इन द इकोनॉमी। भारत का जो सेक्टर में पूरे के देखा तो सबसे ज़्यादा लोग एग्रीकल्चर का काम करता है, लेकिन जीडीपी का सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर से नहीं आता है। ठीक है, तो इसीलिए इधर बहुत सारा डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है। तो सम ऑफ द सरप्लस लेबर इन एग्रीकल्चर हैज मूव टू ईदर सेकेंडरी और टेरिशरी सेक्टर। तो अगर इस एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करने वाले लोगों का कुछ लोगों को सेकेंडरी और टेरिशरी सेक्टर में हम ट्रांसफर किया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एग्रीकल्चर तो वैसे की वैसे चलेगा क्योंकि वो डिस्कस्ड अनएम्प्लॉयड था, उनका इनकम भी बढ़ जाते थे। सो in secondary sector, small scale manufacturing is the most labor absorbing। In case of tertiary sector, various new services are now appearing like biotechnology, information technology and so on। तो आज tertiary sector में नए नए फील्ड आ रहे हैं, जैसे बायोटेक्नोलॉजी का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वगैरह डेवलप हो रहे हैं। तो एग्रीकल्चर सेक्टर का कुछ लोग अच्छे ट्रेनिंग वगैरह लेके उस फील्ड में गया तो उसको फायदा बन जाता है। ठीक है, दैट्स ऑल। Thank you for watching this video।